आज के समय में अंकुर माथुर कितना पैसा स्कूल से कमाते हैं? बैंक में पैसा नहीं चाहिए तो आज भी अगर कोई बैंक अकाउंट देख ले तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा आज भी। और ऊपर वाले ने फिर किसी चीज़ की कमी नहीं करी। अंकुर जी, आप जो है बालाजी बचपन स्कूल के मालिक हैं, तो आप ये बताइए कि 3-4 साल के अंदर ये जो स्कूल की फीस है ये कैसे डबल हो जाती है? सैलरी बढ़ती है, जैसे मेरी बिल्डिंग रेंट पर है तो हमारी मजबूरी है कि हमको रेंट हमारा बढ़ेगा। लाइट बढ़ रही है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। इवेंट्स जो हो रहे हैं वो आज जितने में हो रहे हैं कल उससे महंगे होंगे। हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है। 8-10% तो हम लोग समझते, पेरेंट भी समझते हैं, लेकिन एक कोरोना के बाद देखा कि मेरे किसी भी साल में ही डबल हो गए। छोटे बच्चों का भी अगर कोर्स लिया जाए, केजी का अगर कोर्स लिया जाता है तब भी वो 5 से 6 हज़ार का हो जाता है। ऐसा क्यों है और इतनी महंगी किताबें स्कूल के अंदर क्यों चलाई जाती हैं? पूरे देश में एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी किताबें भारत सरकार खुद या वो एक अपॉइंट करे किसी एक वेंडर को और सारी बुक्स एक जैसी प्रिंट करें, सारे स्कूल वाले, और उनको ये बोलें कि आपको यही एक किताब आपको चलानी है। कुछ स्कूल वाले, आप भी हो सकता है आपके यहाँ भी हो, कि वो हर साल पब्लिकेशन चेंज कर देते हैं जिससे बच्चों को नई किताब खरीदनी ही पड़े। बहुत से स्कूल वाले ऐसा करते हैं, बहुत से स्कूल वाले ऐसा करते हैं। आप नहीं करते हैं? हमको ये था कि एक हमको पावरफुल आदमी बनना, ये मेरी बचपन की सोच थी। अच्छा। कि हमको पॉलिटिक्स में जाना था तो ये था कि अब लड़ाई झगड़ा करना है, और क्योंकि जो सोचते तो लड़ाई झगड़ा किए? हाँ, करते थे बाराबंकी में। हाँ, थोड़ा बहुत, जितनी उस मारपीट हुई जब? हाँ, वो सब हुआ। कट्टा वट्टा चला? नहीं, वो तो बहुत क्लास 8th में थे। मेरी मम्मी स्कूल में जाती थी और कहती थी कि मारिए पीटिए, और अगर हड्डी टूट जाएगी तो रिक्शे पर लदा दीजिएगा और भेज दीजिएगा, किराया हम दे देंगे। तो हम कई बार पूछते थे कि पढ़ा वड़ा तो कहीं नहीं पाई हो। फादर से डिस्कस किया था कि एक पापा हम लोग एक अलग टाइप का एक स्कूल खोल सकते हैं जिसमें इस तरीके से पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके फादर को ये चीज़ डिस्कस करी थी। फादर ने कहा यार तुम अपना काम करो। स्कूल शुरू करने के समय आपके पास में क्या बजट था? हम लोगों के पास पैसा नहीं था उस समय भी। जो मम्मी ने इधर उधर से बचा करके रखा था वो मम्मी ने शुरुआत में हेल्प करी। फिर मेरा एक फ्रेंड है अभी भी, अब पुलिस में है, अनूप जायसवाल, तो उसने 50,000 रुपये हम लोगों को दिया था। अच्छा। और यहीं पर एक दुकान से उसने कहा था कि हमको सीमेंट चाहिए होगी, तुम सीमेंट बोल देना, हमको लेता रहेगा और ये 50,000 रुपये तुम ले लो, यूज़ कर लो। और हम डिब्बे में ले भर के जाते थे, खुद पोस्टर चिपकाते थे, घर घर में पोस्टर पैम्पलेट खुद डालते थे। हमको याद है कि पहले साल तो एक कार हमारे घर में थी, वो बिक गई थी। अच्छा। और फिर मेरे फादर ने लोन लिया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। यहीं से ऐसा भी था कि जैसे जब हम लोग आटा छानते तो चोकर निकलता था, तो कई बार मालूम पड़ा रात में पैसा नहीं है, और अब पैसा पड़ भी नहीं सकता है क्योंकि तब ऑनलाइन वाला ये सिस्टम नहीं था। पापा ने कहा कि हम बेटा सुबह डाल देंगे, अब रात में भूख लगी है क्या करें। तो हमको याद है हम लोग चोकर मार के भी रोटी बना लेते थे और खाना वहाँ खुद बनाते थे और खुद खाते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि होटलबाजी करें। तो चोकर की रोटी बना लिया या पराठा बना लिया, अचार से खा लिया। या उस समय एक हमारी ट्रिक थी कि पेट को बेवकूफ़ बना के सो जाओ। अच्छा, कैसे बनाते थे? 6-7 चम्मच चीनी खा ली कस के, चबा करके, और फिर पानी पी लिया ठंडा, और इससे पहले कि फिर से भूख का एहसास हो सो जाओ। पहले फंक्शन में अब तो वो चेन नहीं पहनते, उस समय गोल्ड की चेन पतली सी पहनते थे। तो हमको आज भी याद है कि जब हमारा फंक्शन होना था और हमको टेंट के पैसे और सब एडवांस करना था, क्योंकि तब तो कोई उधारी होती नहीं थी, तब तो हर आदमी एडवांस पे काम करता था कि पैसा दो तब काम होगा। तो हमको याद है हमने पहले साल भी अपनी चेन बेची। ये पहली गाड़ी कौन सी आपने ली? सब लोग अपनी अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया यार, उसने पूछा भैया आपकी, तो हमने कहा एंडेवर। फिर जो भी उसके दिमाग में आया, उसने 6-7 महीने बाद हमको याद है उसने हमको एक दिन फ़ोन किया कि भैया आइए, और जब हम गए तो उसने गाड़ी गिफ्ट कर। जिस दोस्त के साथ में पहले आप पैशन प्रो के ऊपर बैठ के पोस्टर लगाते थे, आज उसी दोस्त के साथ में जब इंडिवर में बैठ के निकलते तो क्या चर्चाएं होती हैं? जब कभी भी होता है तो हम लोग सोचते हैं, उन बातों को याद करते हैं कि यार हम लोग ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी, आज हम लोग कहाँ पर हैं। आजकल जो पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर आ रहा है, पेरेंट्स को ये मतलब नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स को मतलब ये है कि बगल वाला बच्चा क्या कर रहा है। कंपटीशन है कि आज वो बच्चा देखो ये कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि इस एज में मेरे बच्चे को ये आ जाना चाहिए। तो ये जो दबाव की आप बात कर रहे हैं, ये दबाव पेरेंट्स के द्वारा ही दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है अंकुर माथुर। बालाजी बचपन स्कूल जो बाराबंकी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल है, टॉप स्कूल में आता है, उसके फाउंडर रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी आज से 10-12 साल पहले, तब इस स्कूल को कोई नहीं जानता था। कैसे ये बहुत बड़ी ब्रांड बन गया, इसके बारे में हम जानेंगे। इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुर भाई, बाराबंकी के लोग ये तो जानते हैं कि अंकुर माथुर बालाजी जो ग्रुप ऑफ स्कूल हैं उनके फाउंडर हैं, मालिक हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो लोग नहीं जानते होंगे कि आप कैसे आपने स्टार्टिंग की, तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपसे बात करें। ठीक है। अंकुर भाई, जब आपका जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, एजुकेशन कहाँ पर हुई, और उस समय आपके घर के हालात कैसे थे? क्योंकि आज के समय में तो अंकुर माथुर को लोग जानते हैं कि इंडिवर से चलते हैं, वर्नर चलते हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं। आप लोगों को वो बताइए जहाँ से आपने स्टार्टिंग की और पारिवारिक क्या माहौल था उस समय? जन्म मेरा बाराबंकी में ही हुआ, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और वैसे तो मूलभूत हमारे फादर लोग रहते थे दरियाबाद में, फिर उन लोग यहीं बाराबंकी शिफ्ट हो गए और हम लोग बाराबंकी के ही रहने वाले हैं। मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ। बहुत पैसा घर में नहीं था। पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में पापा काम करते थे और मदर मेरी घर पे ही हाउसवाइफ थी। तो जो मतलब मेरी मदर ऐसे बताती हैं, जो स्ट्रगल का इन लोगों का टाइम था कि फादर मेरे वायरिंग वगैरह करते थे और मदर मेरी जैसे घर में पापा टॉफ़ियाँ ले आए या नमक ले आए तो उसको पैक करने का काम या पंखे बनाने का काम। अच्छा। मम्मी अभी भी जो मम्मी ने पंखे बनाए थे वो आज भी चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से जी। तो ये मम्मी ने किया, काफ़ी स्ट्रगल किया मेरे मम्मी पापा दोनों ने। और फिर हम बाराबंकी मेरी पढ़ाई हुई, चूँकि पढ़ाई में मेरा बहुत दिल नहीं लगता था, शैतान भी थे, तो 7-8 स्कूल बदले हमने बाराबंकी में ही, तो इसलिए ये नहीं बता पाएंगे कि किसी एक स्कूल से ही पढ़ाई हुई। तो 7-8 स्कूल बदले, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिर हम को ये था कि चलो हमको फिल्म डायरेक्शन में जाना है, फिर हम धीरे धीरे फिल्म डायरेक्शन में चले गए। तो आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया और इंटरमीडिएट कहाँ से किया? हमने अपना 10th किया यहाँ से सरस्वती शिशु मंदिर से, हमने यहाँ पे 10th किया और वहीं से हमने अपना 12th भी कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में आते आते ये विचार बना कि कुछ अलग करना है, तो समझ में आया कि फिल्म डायरेक्शन में जाना है, जर्नलिज्म करना है। तो हमने तो ये थॉट कैसे आई आपके, मतलब कि भैया यही करना है? ये ऐसा नहीं था, ये एक जर्नी होती है। मतलब इसमें मैं बहुत बड़ा श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगा, मेरे जो गुरु हैं, मेरे चाचा जी हैं शेखर अंकल, उनको दूंगा। मम्मी बचपन से इस चीज़ को एवरीडे हम लोग के माइंड में ना, जैसे अब घरों में हमने देखा है कि पढ़ाई का कोई बहुत माहौल नहीं रहता है, हमारे घर में पढ़ाई का बड़ा माहौल था। मतलब अच्छा। हमारा दिल लगे या ना लगे एक अलग की बात थी, लेकिन बहुत आपका दिल लगे ना लगे लेकिन पापा मम्मी लगा देते थे। हाँ, मम्मी और मेरे अंकल, पापा का इतना इंटरफेरेंस नहीं रहता था, लेकिन ये रहता था। और एवरी डे मतलब हम लोगों का जाड़ा गर्मी बरसात हर दिन एक टाइम टेबल बना था कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर इतने से इतना पढ़ाई करनी है, 1 घंटा खेलना है, मतलब हर एक चीज़ का एक नियम था। तो उस समय जब पढ़ाई होती थी, हम लोग पढ़ाई करते थे तो मार पीट करके मतलब हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाया ही जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल घरों में उतना पढ़ाई का माहौल नहीं। तो उसी दौर की बात है कि ये रेगुलर पूछा जाता था कि तुमको भविष्य में क्या बनना है, तुमको भविष्य में क्या करना है। तो माइंड में ये चीज़ बहुत पहले आ गई थी कि करना क्या है। तो बहुत पहले हमको याद है क्लास 7th 8th तक ये विज़न क्लियर था कि हमको क्या करना है। तो हमको पहले था कि क्या क्लियर था फिर हमको सबसे पहले ये था कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स में नेता बनना है। सबसे पहले ये था। ये क्यों थॉट आया आपके दिमाग में? हमको लगता था कि जो पॉलिटिशियन होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। और ऐसा पता नहीं कैसे मेरे माइंड में इस चीज़ को आया था कि हमको वो इंसान बनना था। शायद ये कि घर में पैसे का और चीज़ों का बहुत अभाव था, तो एक पावरफुल आदमी बनना था। हम लोग जब मूवीज़ देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि एक हीरो स्ट्रगल करता है कि उसको एक पावरफुल आदमी बनना है। तो हमको ये था कि एक हमको पावरफुल आदमी बनना है। ये मेरी बचपन की सोच थी। अच्छा। कि हमको पॉलिटिक्स में जाना था। तो ये था कि अब लड़ाई झगड़ा करना है, और क्योंकि जो सोचते लड़ाई झगड़ा किए? हाँ, करते थे बाराबंकी में। हाँ, थोड़ा बहुत, जितनी उस मारपीट हुई जब? हाँ, वो सब हुआ। कट्टा वट्टा चला? नहीं, वो तो बहुत क्लास 8th में थे, वो तो 7th 8th 9th की बात है कि लड़ाई झगड़ा। पहले कट्टे बहुत चलते थे ना, लड़के लगा के। हाँ, उससे बहुत दूर रह गए और अच्छा ही था, ऊपर वाले ने कुछ और लिख करके रखा था। फिर वो सब करने लगे। फिर धीरे धीरे करके ये हुआ कि माइंड चेंज हुआ और हमको ये लगा कि उस समय सचिन तेंदुलकर का वक्त था और तेंदुलकर बहुत अच्छा उस समय खेल रहा था। उस समय आपने शायद कहीं एक स्टोरी भी बताई थी कि एक पुलिस वाला और कुछ इस तरीके का केस हुआ। छोटी लाइन यहाँ पर है। छोटी लाइन पर हमने देखा था एक बार एक वैगन आर से, चूँकि शुगर मिल में हम रहते थे अपने अंकल के साथ, तो हमने वहाँ पर देखा था कि एक बार कोई लड़ाई हुई थी जिसमें एक पुलिस वाले ने एक डॉक्टर को मार दिया था। अच्छा। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि डॉक्टर इतना पढ़ लिख करके, उसने इतनी मेहनत करके डॉक्टर बना और पुलिस वाले ने उसको मार दिया।
तो हमको ये था कि पुलिस के पास पावर बहुत है। फिर बहुत सोचा तो हमको लगा कि यार पुलिस पॉलिटिशियन से डरती है, तो फिर ये था कि पॉलिटिशियन बनना है। मतलब पूरा गणित चल रहा था कि भाई ये कहाँ से, मतलब हाँ, लास्ट में वो- जाके कहाँ रुकता है हाँ, power? मतलब वो जो दिमाग था बचपन का, उस दिमाग में ये प्रोसेस था कि हमको कुछ करना है, डायरेक्शन नहीं समझ में आता है उस एज में, और शायद घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया, जो सोचते थे वो करने की कोशिश करते थे। तो फिर करते करते ये हुआ कि अब ये बनना है। फिर वो दौर था सचिन का, और हम ये देखते थे कि सचिन जब इंडिया आता था तो काफ़ी पुलिस रहती थी, पॉलिटिशियंस रहते थे, सब रहता था। तो हमको लगा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हमको नेम फेम भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, और ये होगा। फिर क्लास 9 से खेलना स्टार्ट किया अच्छा, क्रिकेट की। अब हमको क्रिकेट खेलना है, और अब ये हमको कौन से साल की बात है? ये 9th में हम थे तब की बात है। क्लास 8 हमने पास किया था 9th में, मतलब 2002 की बात हो, 2000 के आसपास की बात होगी कि हमने खेलना स्टार्ट किया 2000 से, और खेलना चालू किया। फिर खेलते खेलते उस समय स्कूल लेवल पर होता था सीके नायडू ट्रॉफी, वीनू मनकर ट्रॉफी भी। तो वीनू माकंड होता था 9th और 10th में, और फिर होता था 11th में सीके नायडू। तो दोनों ट्रॉफी खेली। फिर खेलते खेलते ये हुआ कि हमारा स्टेट पड़ा इलाहाबाद में, स्टेट पड़ा। वहाँ पर जब फाइनल टीम, उस समय हमने पेपर की कटिंग आज भी मेरे पास रखी होगी कि उस समय हमने 3 विकेट लेकर के 3 रन दिए, और 3 ही ओवर हमने तो किए क्या थे। खेलते थे, मतलब ऑलराउंडर थे, क्रिकेट खेलते थे? कीपर All-rounder बैट्समैन थे। लेकिन उस समय एक और हमारी टीम से कीपर, मेरा फ्रेंड भी है, अभी भी मेरे साथ है, गौरव तिवारी, वो कीपर था। तो कीपिंग तो वही कर रहा था। तो जब टीम हमारी ये था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम बॉलिंग पर आए, और चूंकि बॉलिंग बीच में फ्रीक्वेंटली डालते रहते थे, तो बॉलिंग पर आए तो विकेट भी मिले। और उस दिन हमको याद है हमने 24-25 रन भी किए थे, और हमसे जो कम स्कोर जिनका था उनका टीम में नाम आ गया था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया था। तो फिर मालूम ये पड़ा कौन सी टीम थी, मतलब जो जिसमें सीके नाम नायडू की टीम थी। अच्छा। हम लोग का स्टेट चल रहा था। ठीक। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे सुनने में आया कि पैसा ऐसा चल रहा है, और 20-22 हज़ार रुपये लगेगा। अच्छा, तो फिर हमने अपने घर फ़ोन किया फादर को पापा को कि 20,000 दीजिए, इतना पैसा दे दो तो हो जाएगा। तो पापा ने कहा यार लाइफ में शॉर्टकट नहीं सही है, और इतना पैसा तो तुम्हारे बाप ने कभी देखा नहीं, वापस आ जाओ। अच्छा, पापा ने बोला कि 20,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, वापस आ जाओ, कोई है ना, मतलब करने नहीं के है, लिए और ये लाइफ में शॉर्टकट भी ठीक नहीं है, तो वापस चले आओ। फिर हम ने बस पकड़ी, हमको याद है, और मेरा फ्रेंड था, हम दोनों लोग साथ में बाराबंकी वापस आ कैसा गए। लग रहा था कि मतलब चीज़ें तकलीफ इतनी थी, मेहनत तकलीफ थी, क्योंकि तकलीफ हो- क्रिकेटर बनना था, ये मन में एक पैशन था। अच्छा, उस दौर में पेरेंट्स क्रिकेट को या खेल को करियर नहीं मानते थे। उनकी नज़र में ये एक टाइम पास था कि मतलब, हाँ। क्योंकि उस समय ना आईपीएल था, ना IPL ना था, इतना ज़्यादा क्रिकेट में पैसा था, ना- ना जैसे अभी देखिए यूपी T20 लीग हो रहा है, ना ये सब होता था। अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने लीग कराने की प्लानिंग कर रहा है। तो उस समय इतना क्रिकेट का वो नहीं था, और ना ही इंटरनेट था, जिससे यूट्यूब पर आजकल बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, देख लेते हैं, उनको मालूम है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये सब तो कुछ भी नहीं था। फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो वापस आते हैं। वापस आए, किट बैग उस दिन से रख दिया, हमको याद है, और उसके बाद से किट बैग नहीं उठाया। नहीं उठा, फिर क्रिकेट बंद उस दिन से। क्रिकेट बंद उस दिन अच्छा, से। एक बात बताइए, जब लड़ाई झगड़ा करके जाते थे, मारपीट करके घर जाते थे, वो पापा को पता चलता था, मम्मी को पता चलता था, क्या नहीं, reaction? पापा ने तो कभी नहीं मारा, मगर मेरे अंकल और मम्मी बहुत मारते थे, बहुत मारती थी। बहुत मारते थे। मतलब हम तो मार बहुत खाए हैं। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई अरे बड़ा हो गया है, नहीं मारो। लेकिन हमको तो याद है, हम इतनी मार खाते थे कि रात में सोच के भी हम रोते थे कि इतना हमको मारा है। तो पाइप से, झाड़ू से, मार डंडे पीट से, में जो है, मतलब सारे ट्रायल हो जाते थे, सब हो घर जाते के जो सामान होते थे सब आपके ऊपर सब trial मेरे ऊपर उनकी मजबूती से जांच हो जाती थी कि ये मजबूत है कि नहीं। मजबूत। तो मारे हम कायदे से जाते थे। मतलब सुबह हमको याद है हम 5 बजे से भी अंकल मारते थे, और कई बार तो दिन भर मार खाते खाते रात हो जाती थी। तो मार बहुत खाए। तो जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, अंकुर भाई, उनसे कहना चाहते हैं कि भैया अगर आप मार पीट खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भविष्य में आप कुछ बन नहीं पाओगे। नहीं, देखिए, बन सकते हो। इंटेंशन किसी का भी, माँ बाप का डांटने का या मारने का यही होता है कि वो एक सही राह पे बच्चे को लाए। मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊं कि जो मेरे अंकल हैं, मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन हमको सही करने का और हमको सही राह पे लाने का, मतलब एक जो गुरु शिष्य का होता है, ऐसा होता था कि अंकल जब मेरे मारते थे हमको, तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते थे।
ना अंकल वो कहते थे। और हम ऐसा सोचते थे कि यार किसी तरह कुछ हो जाए, इनका एक्सीडेंट हो जाए, इनको कुछ हो जाए, मतलब इनके साथ अंदर नुकसान हो हाँ जाए। बच्चे जो दिमाग लगाते हैं। आज हम जब भी कुछ करते हैं तो उससे पहले हम अंकल से ज़रूर बात करते हैं, और आज लगता है कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो जो कुछ है उसकी वजह मेरे जितने भी गुरु रहे वो सब लोग थे। स्कूल में भी मतलब ऐसा नहीं था, मेरी मम्मी स्कूल में जाती थी और कहती थी कि मारिए पीटिए, और अगर हड्डी हड्डी टूट जाएगी तो रिक्शे पर लदा दीजिएगा और भेज दीजिएगा, किराया हम दे देंगे। तो हम कई बार पूछते थे कि पढ़ा वड़ा तो कहीं नहीं पाई हो, इस तरह कहती हो कि भेज दो और मारो पीटो आराम से, हम कभी कुछ नहीं। मेरे फादर ही आते थे, वो भी ये कहते थे कि आप मारिए, आपका है, आपको दे दिया, अब जो आपको करना है आपको करना है। तो टीचर भी खूब मारते थे। अच्छा। हाँ, टीचर भी खूब मारते थे। और आज याद आता है तो अच्छा लगता है। जैसे एक है ना एक बात कि आपकी ज़िंदगी के हमेशा वो दिन जो बहुत तकलीफ़ वाले होंगे वो मीठी याद बन के आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, और कुछ बहुत अच्छा होगा वो आप भूल जाएंगे। जी, तो आप वहाँ से वापस आ गए। वहाँ पर वापस क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ स्टेट लेवल की, क्योंकि 20,000 रुपये आपके पास हाँ 20-22 हज़ार कुछ पापा नहीं दे पाए, इस वजह से आप हाँ, वापस चले। इसके बाद में फिर क्या आपने किया? फिर ये था माइंड में कि कुछ हमको अलग करना है, और माइंड में पावर फिर भी चल रहा था, पावर चल रहा था। हमको फिर समझ में आया कि इस समय जो सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास है, जिससे पॉलिटिशियन भी डरता है, वो है पत्रकारिता। अच्छा। फिर हमने जो है एडमिशन लिया, WLC लखनऊ में था, उसकी ब्रांच थी उस समय। तो WLC हमारा UK एफिलेटेड कॉलेज था, हमने वेगन में एडमिशन लिया। कौन सा ईयर में? 2006 में वही हमने 12th पास किया है, तो वही हम लोग की मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ गया है। और उसके बाद हम मतलब उसके पहले से ही ढूंढने लगे थे, तो हम लोगों ने अप्रैल मई तक हमने एडमिशन ले लिया है वेगन एलए में। और फिर हम लोग की कुछ महीने की पढ़ाई यहाँ पर थी, और फिर हम लोग को मुंबई जाना था। जो फीस वगैरह क्या थी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन उस समय सही नहीं थी, तो जो आपके ग्रेजुएशन की फीस थी वो कैसे? उस समय 14 लाख फीस थी। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो हमको याद है कि पहले साल तो एक कार हमारे घर में थी, वो बिक गई थी। अच्छा। और फिर मेरे फादर ने लोन लिया था बैंक ऑफ बड़ौदा से, यहीं से। अच्छा। 14 लाख रुपए का लोन लिया था। अच्छा, पापा ने कभी भी या मम्मी ने बहुत सेविंग कभी नहीं करी, आज भी, चूँकि उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं करी तो अब भी उनकी आदत वैसी है, सेविंग नहीं करी उन्होंने। क्योंकि उनका मम्मी का भी ये कहना था और पापा का भी ये था कि जो कुछ है यही है, अगर ये बन जाएगा तो सब कुछ ठीक है, और अगर बिगड़ गया तो कितना भी होगा तो सब बाद में बर्बाद है। बेच ही डालेगा। तो उन्होंने जो है कभी सेविंग नहीं करी। तो उस समय हमको याद है कि 14 लाख रुपए लोन लिया गया था मेरी पढ़ाई के लिए, जो फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने चुकाया, अब तो चुक गया है। तो एडमिशन आपने लिया, किस कोर्स में लिया एडमिशन? हमने लिया BA ऑनर्स इन मीडिया में। अच्छा। एडमिशन लिया, मेरी यहाँ से पढ़ाई चालू हुई, और हम लोग के जो शुरुआत के 2 सेमेस्टर थे वो अंडरस्टैंडिंग मीडिया के थे। अच्छा। उसमें मीडिया आदमी करे या फिल्म डायरेक्शन करे, दोनों के जो मॉड्यूल थे वो सेम थे। हमने 2006 के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र लिया और हम चले गए मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँच करके हमको समझ में आया कि मतलब वहाँ से थोड़ा सा विज़न और खुला दिमाग तो ने। मुंबई में जब आप गए तो कैसे गए, मतलब क्या रहा कि कोई जानने वाला था वहाँ पर? नहीं, कोई जानने वाला नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था गौरव मिश्रा, लखनऊ का ही है वो भी। हम उसके फादर और मेरे फादर फ्रेंड थे। अच्छा। तो उसके फादर, मेरे फादर का और हम दोनों का टिकट था लखनऊ जाने का, वो मुंबई जाने का। तो यहाँ अकेले दोनों लोग? नहीं, हम 4 लोगों का टिकट था। 4 लोग का? अच्छा। 4 लोगों का टिकट था, मगर मेरे फादर ने लास्ट मोमेंट पर 2 दिन पहले उनको फ़ोन किया कि यार हम लोग इन लोगों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे और इनको जाने दो, ज़िंदगी कैसे इन लोग जिएंगे। तो ना ही मेरा कोई फ्रेंड था, ना ही मेरे ख़ानदान का वाला कोई मुंबई में था, ना ही मेरा कोई दोस्त यार मुंबई में था, कोई नहीं था। यहाँ से 5,000 रुपये हमको कैश दिया, और 5,000 रुपये मेरा एक HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाया था पापा ने उस समय, उसमें 5,000 रुपये डाले। उसके फादर ने उसको पैसे दिए, जितने दिए हमको याद नहीं है। और हम दोनों लोग यहाँ से पुष्पक रात में पकड़ी और हम लोग मुंबई अकेले ट्रेन से? कुछ नहीं आगे का पता कि वहाँ जाके कहाँ? कुछ नहीं, जस्ट 12th पास आउट थे। और 5 दिन के लिए बोला कि जाओ स्कूल में, वहाँ पे अपने यहाँ रिपोर्ट करो, अपना एडमिशन कराओ, कमरा जुगाड़ करो, कमरा लो और वापस आओ, और फिर सामान लेके। कौन से ईयर की बात है? 2006 का लास्ट था हम लोगों का, मतलब वही नवंबर दिसंबर की बात होगी। अच्छा, ठीक है।
और अब हम पहुंच लोग गए आप लोग, 2 लोग 5,000 रुपये लेके। 5,000 रुपये लेकर के मुंबई पहुंचे और हाँ। मालूम नहीं कि कहाँ उतरना है। जैसे हमको लगा बाराबंकी एक स्टेशन है, वैसे ही एक स्टेशन होता और होगा। मुंबई में तो इतने सारे स्टेशन। तो फिर एक रास्ते में एक मौलाना जा रहे थे, वो मिले। तो हमको लगा, मतलब दिमाग शुरुआत से लगाते थे कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब हमने देखा कि वो टोपी वोपी लगाए हुए हैं सब, तो हमको लगा कि ये आदमी शरीफ है और शायद सही राय देगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमको वर्गलाएगा, कहीं पकड़ ले जाएगा। मतलब डर भी था, छोटे थे। उनसे हमने पूछा कि सर कहाँ उतरे। तब उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। उन्होंने कहा अगर तुमको कुछ नहीं मालूम है तुम दादर उतर जाओ। दादर वेस्ट में उतरे और 300 रुपये का कमरा लिया। उसी के बगल में एक डिलाइट होटल था, पता नहीं है कि नहीं है, मगर तब था। डिलाइट होटल लिया 300 रुपये का और वहीं पर फिर रूम में रुक गए। और सुबह उठे, न्यूज़पेपर लेकर के आए सारे, और न्यूज़पेपर में ढूंढना चालू किया ब्रोकर के नाम। अच्छा, और कि भैया एड्रेस। आप जो है 1 महीने का रहने वाला, मतलब एक जगह ढूंढी जाए जहाँ पर आराम से रह यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि 5 दिन के लिए गए थे। हाँ। तो ढूंढ डांड करके फिर 2-4-10 ब्रोकर से बात हुई। ब्रोकर भी समझ गया, मुंबई का ब्रोकर था, वो भी तेज़ था। उसने हम लोगों को फ्लैट दिलवा दिया, क्योंकि हम लोग सस्ते कमरे ढूंढ रहे थे। उसने हमको दिला दिया मलाड पर, मलाड। 14-15 स्टेशन। उसने सोचा कि भैया आ गए, लो इनको फंसाते हैं। हाँ, जो भी था उसने मलाड पे हमको कमरा दे दिया और वहाँ पे दे दिया। मलाड में कमरा वमरा दिखाया, सही लगा, हम लोग ने बढ़िया कमरा ले लिया। और कमरा लेकर के फिर इसको अपने कॉलेज में रिपोर्ट किया। अच्छा, कॉलेज वहाँ से दूर बहुत था, 9 बजे रिपोर्ट करना था। लोकल में चढ़ना था, वो भी नहीं मालूम था कि क्या होगा कैसे होगा। तो जब लोकल में चढ़ने की आदत नहीं थी, करते करते हम लोग 10:30 बजे लोकल पकड़ पाए। इतनी भीड़ थी। और पहुँचे हम करीब 11:30-12 बजे वहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी लोकल में। मगर ये है ना कि मुंबई आपको जीना सिखा देती है। मुंबई ने जीना सिखाया फिर, कि टाइम से उठना, टाइम से पहुंचना, टाइम से ट्रेन पकड़ना, भीड़ में तेज़ चलना, ये फिर मुंबई ने सिखाया। मतलब बहुत कुछ योगदान ज़िंदगी में मुंबई ने दिया। फिर कॉलेज पहुंचे, वहाँ पर एडमिशन कराया। फिर जब वहाँ पर रहे और बहुत से लोगों से मिले, पढ़े लिखे लोगों से मिले, तब माइंड चेंज हुआ और हमने स्विच किया जर्नलिज़म से फिल्म डायरेक्शन में, और कोर्स कंप्लीट किया हमने फिर फिल्म डायरेक्शन का। तो मुंबई के अंदर जब घूमने गए आप, तो कोई ऐसा इंसिडेंट्स तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में गए हों आप, कहीं पे भूल गए कुछ, पता चला भैया यहाँ उतर लिए, वो जाना वहाँ था, पता चला उल्टा सीधे जो है वही रास्ते में आप डिलाइट फंसे होटल रहे की हों। बात है। दूसरे दिन हमने सुबह हम लोग उठे, तो मेरा दोस्त ही आया, कहता है कि अरे यार बाहर एक बस खड़ी है, उस पर लिखा है 500 रुपये में मुंबई दर्शन। अच्छा। तो मुंबई घूमे 500 रुपये में। तो हमने कहा 500 मुंबई कैसे घूमेंगे? तो कहे उस पर तो लिखा है। हम लोग गए तो उसने बताया कि हम आपको इतनी इतनी जगह घुमाएंगे। दोनों लोगों ने 500 रुपये दिए और बस में बैठ लिया। पहुँचे जुहू। जुहू पहुँचे तो पहली बार ज़िंदगी में समुंदर देखा कि इतना बड़ा समुंदर है। अब समुंदर देखा तो पागल हो गए, कपड़े उतर गए। कब उतर गए, बढ़िया नहाने पहुँच गए। उसने वो हर एक जगह जहाँ पे रोकता था वहाँ पे टाइम देता था कि इतनी देर में वापस आना है। 10-15 आधा घंटा टाइम देते। उसने हम लोग को 20 मिनट का समय दिया कि वापस आना है। हम लोग नहाते रहे, मज़ा आ रहे हैं। बस छोड़ करके चली गई। उसने हॉर्न वॉर्न दिया होगा, हम लोग नहा रहे थे, बस छोड़ करके चली गई। अब हम लोग नहाते आते जब गीले पहुँचे तो मालूम पड़ा कि बस तो है नहीं, और कपड़े वपड़े बैग वैग सब बस में। हाँ, अच्छा। गीले वैसे ही वहाँ पर खड़े। हाँ। अब क्या करें? तो ये मालूम था कि दादर पे एक डिलाइट होटल है। तो हम लोगों ने ऑटो वाले से कहा कि हमको दादर जाना है, डिलाइट होटल है। तो ऑटो वाले ने कहा कि हम दादर जाएंगे नहीं, हम बैंड्रा तक जाएंगे। अब हम लोगों को ये भी नहीं मालूम और ना समझ में आए कि ऑटो वाला क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटो बैंड्रा तक ही चलती थी, बैंड्रा के बाद टैक्सी चलती थी। अब हम उससे लड़ें कि यार हम तुमको पैसा दे रहे हैं, क्यों नहीं लेकर के जाओगे? उसने समझाया वहाँ जाती ही नहीं है। हमको लगा कोई ऐसा कुछ होता होगा कि चढ़ नहीं पाती होगी ऑटो। किसी तरह फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भैया एक काम करो, तुम ट्रेन पकड़ लो। अब लोगों ने पूछा ईस्ट में जाओगे कि वेस्ट में जाओगे, ये भी नहीं मालूम। वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट भी था, ये भी नहीं मालूम। मतलब ये आपका सबसे समझिए लर्निंग का सबसे खास टाइम था कि एक एक चीज़ से आप। हाँ, देखिए जैसे चिड़िया भी एक समय तक अपने बच्चे को खाना खिलाती है और एक समय के बाद वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाती है। बच्चे को खुद उड़ना सीखना होता है। ये प्रोसेस मेरे घर वालों ने जो किया था वो इसलिए किया था कि ये सीख जाए। जो स्पून फीडिंग आजकल हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स करते हैं बच्चों की, मेरे घर वालों ने नहीं करी। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये सीखेगा। और फिर जब गए धीरे धीरे करके खोए, मगर फिर रात बिरात हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। सुकून मिला। सुकून भैया मिला। आप पहुंच गए, अब हाँ। रात में सोएंगे। फिर रात भर अपना आराम से सोए
फिर अपना रूम वूम हम लोगों ने देखा और फिर 5 दिन बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आ गए। तो 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग थी, फिर बाद में? नहीं, 5 दिन तो हम लोग के ये थे कि हमको रिपोर्ट करना था, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने थे, अपना कमरा लेना था कि हम सामान लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे, और एक बार सिस्टम समझ लेना था कि कॉलेज से कैसे जाएंगे, कहाँ से बस पकड़ेंगे, ये सब। ग्रेजुएशन किस ईयर में फाइनल हुआ आपका? 2009 में। 9 में। 9 के बाद में फिर क्या किया आप? हमने फिर किया 9 के बाद फिल्म कैमरे में स्पेशलाइजेशन किया जीमा से। अच्छा। जी इंस्टीट्यूट, जो जी चैनल है इनका, जी इंस्टीट्यूट था जीमा, और अंधेरी पे। तो हमने लोखंडवाला पे था, लोखंडवाला के पास में, तो वहाँ से फिर हमने किया स्पेशलाइजेशन फिल्म कैमरे में। फिर वो किया, और हम लोग मेरे कॉलेज का ही ये था कि पढ़ते पढ़ते हम लोग को इंटर्नशिप भी करनी थी, तो अर्निंग पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब 2007-8 से हम लोग की अर्निंग चालू हो गई थी, फ्रीलांसिंग काम करने लगे थे। अच्छा, जब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे तो बाराबंकी वाला जो कैरेक्टर था वो हावी तो नहीं हुआ मुंबई के अंदर कि भैया यहाँ लड़ाई झगड़ा मार हो रहा था, तो मुंबई के अंदर भी कुछ लड़ाई नहीं? तब जिंदगी को धीरे धीरे हम लोगों का एक मॉड्यूल आया था फिल्म का, थिएटर का, जिसमें हम लोगों ने एक्टिंग सीखी थी। उसके बाद मुंबई के कैरेक्टर ने ज़्यादा हावीपन ले लिया, और जो बाराबंकी की गलतियां थी, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, वो समझ में आई कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, जाना कहीं संगत का असर होने लगा आपके ऊपर। वहाँ पर होने लगा। वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे थे, वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे थे। अच्छा। क्रिएटिव थे, नई बातें करते थे, नए थॉट्स हम लोग उनसे बैठ कर डिस्कस होता था। और फिर जो मेरा कोर्स था वो हमको सब सिखा रहा था। सब सिखा। डांस भी आना चाहिए, सिंगिंग भी आना चाहिए। आप अच्छे डांसर नहीं हो मगर आपको अच्छा डांस देखना आना चाहिए। तो नज़रें अच्छी कैसी हो ये वहाँ पर समझ में आया। किसी भी चीज़ को अलग तरीके से कैसे सोच सकते हो ये वहाँ पर समझ में आया। अच्छा। तो ऐसे करके धीरे धीरे 360 डिग्री दिमाग घूम गया, बाराबंकी वाले से मुंबई वाले बनने लगे। हाँ ठीक है। वो घूमा, और धीरे धीरे करके समझ में आया कि हमको कहाँ पहुँचना है, हमको लाइफ में क्या करना है। फिर स्पेशलाइजेशन हम लोग का ख़त्म हुआ, और वो ख़त्म होते होते मेरी वहीं पर जॉब स्टार्ट हो गई। अच्छा, कहते हैं कि मुंबई के अंदर स्ट्रगल बहुत होता है, कोई भी काम करने जाता है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप कितने लोग रूम के अंदर रहते थे और क्या दिक्कतें हुई आपको वहाँ पर? हम 3 दोस्त थे। एक दोस्त और हमारा आ गया था जीमा से ही, राहुल गौतम उसका नाम था, और एक गौरव मिश्रा था, और हम 3 लोग थे। मुंबई जीना सिखा देती है, ये बात सही है। और एक और बात कही जाती है कि मुंबई किसी को भूखा नहीं सोने देती। अर्थ तभी समझ में आया जब हम मुंबई में थे, और हम लोगों को ये होता था कि मुंबई भूखा नहीं सोने देती है। क्योंकि मुंबई में क्या है कि अगर आपको काम करना आता है और आप मेहनती हैं, आप कुछ भी करके पैसा आप कमा लेंगे और आप भूखे नहीं सोएंगे। तो जब स्ट्रगल का टाइम था तो ये होता था कि घर से यहाँ से अगर 5,000 रुपये मांगो तो घर वालों के लिए भी बहुत होता था, क्योंकि लोन की भी किस्त जानी। मुंबई के लिए कुछ नहीं होता था, वहाँ घूमने फिरने में, खाने पीने में खर्च हो जाता था। तो स्ट्रगल भी बहुत था कई बार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल था, लेकिन तकलीफ़ में कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं आने दिया। तो ऐसा भी था कि जैसे जब हम लोग आटा छानते तो चोकर निकलता था, तो कई बार मालूम पड़ा रात में पैसा नहीं है, और अब पैसा पड़ भी नहीं सकता है क्योंकि तब ऑनलाइन वाला ये सिस्टम नहीं था। पापा ने कहा कि हम बेटा सुबह डाल देंगे, अब रात में भूख लगी है क्या करें। तो हमको याद है हम लोग चोकर मार के भी रोटी बना लेते थे, और खाना वहाँ खुद बनाते थे और खुद खाते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि होटलबाजी करें। तो चोकर की रोटी बना लिया या पराठा बना लिया, अचार से खा लिया। या उस समय एक हमारी ट्रिक थी कि पेट को बेवकूफ़ बना के सो जाओ। अच्छा, कैसे बनाते थे? 6-7 चम्मच चीनी खा ली कस के, चबा करके, और फिर पानी पी लिया ठंडा, और इससे पहले कि फिर से भूख का एहसास हो सो जाओ। अच्छा। फिर खटाक से सो जाते थे। तो इस तरह भी करते थे। खूब पैदल चले हम लोगों ने। जैसे हम लोग छोटी छोटी जर्नी करते थे कि कम पैसे में छोटी छोटी जर्नी करेंगे, लोगों से हेल्प ले लेना, सस्ता मद्दा कुछ लेकर के खा लेना, इस तरह करके जर्नी करना। तो ऐसे बहुत सारे काम। मज़े आते थे उस समय? बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा, एक अलग ज़िंदगी थी। तो आपने 2009 में अपना कोर्स फाइनल किया, उसके बाद में कोई नौकरी की बारह जॉब करी। 2011 तक जॉब करी। 2011 तक जॉब करी। द कॉमेडी स्टोर करके था, वहाँ पर अच्छी जॉब थी हमारी। और एक लाइफस्टाइल करके भी एक कंपनी पहले बीच में आई थी। अच्छा। उसमें भी जॉब करी, और फिर जॉब करने के बाद फिर 2011 में वापस आए। क्या सैलरी, पहली जो आपकी नौकरी थी उसमें क्या सैलरी मिली थी आपको? 80,000 रुपये के आसपास थी। कटा करके हाथ में कुछ 60-62 आता था। तो अच्छी सैलरी थी आपकी? अच्छी सैलरी थी। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग फेज।
फिर आप 2011 तक आपने नौकरी की, तो भैया ये स्कूल खोलने का दिमाग में कैसे आया? क्योंकि पहले आप बनना चाहते थे नेता, उसके बाद में फिर बनना चाहते थे पत्रकार, उसके बाद में आपने सोचा कि भैया अब हम कैमरामैन बन जाते हैं और डायरेक्शन का काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं। तो ये स्कूल कहाँ से बीच में आ गया? ये सब कुछ चल रहा था उसमें, स्कूल किस माइंड में फिर भी वही चीज़ चल रही थी कि पावरफुल आदमी बनना है। अच्छा। तो माइंड में ये रहता था कि एक तो ये चीज़ भी थी कि पेरेंट्स ने पेरेंटिंग ऐसी करी थी कि हम घर वालों के बारे में भी सोचते थे। तो उस समय ये था कि जब जॉब करने लगे तो लगभग ये था कि हम वेल सेटल हो जाएंगे। तो एक कंपनी से मेरे पास ऑफ़र आया, उन्होंने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला। तो मेरे माइंड में रहता था कि अगर हम कभी यहीं पर सेटल हो गए तो मेरे माँ बाप का वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पर अकेले थे, मेरी सिस्टर थी, तो ये क्या होगा। तो हमारे मन में ये था कि माँ बाप का भी ध्यान रखना है और लाइफ में कुछ मजबूत करना भी है। तो जब उस समय इंटरनेट फ़ोन में नहीं था, हम लोग तब साइबर कैफ़े जाते थे, तो हम गए और हमने ऐसे सर्च किया कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं। तो वो सब जितने थे वो सब बिजनेसमैन थे। तो हमको ये समझ में आया कि यार बिज़नेस करना है। तो एक किसी काम से, किसी शूट से हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे मेरा भाई था शोभित, उसने हमसे कहा, ऐसे हम लोग एक स्कूल के बाहर से निकले, तो उसने बताया कि अरे यार यहाँ ये स्कूल वाला तो बहुत पैसे वाला है और इसमें इतने बच्चे हैं। तो जैसे लोगों की आदत होती है कि कितने बच्चे हैं, उसकी फ़ीस कितनी, कैलकुलेट कर लिया। बिजनेस वाले तो हाँ, जहाँ भी तो वैसे ही हमने भी कैलकुलेट किया। तो हमको लगा यार बहुत इतना तो बहुत खर्च कर लेता है, तो इतना ही होगा। तो माइंड में था कि इस काम को किया जाए। अच्छा, स्कूल चूँकि घर में था, गरीब बच्चों के लिए मम्मी ने एक स्कूल खोला था 1996 में, आज भी चल रहा है वो, मदर ब्रांच हमारी वही है। अच्छा। तो मन में था कि चलो एक स्कूल खोलते हैं। तो फादर से डिस्कस किया था कि एक पापा हम लोग एक अलग टाइप का एक स्कूल खोल सकते हैं जिसमें इस तरीके से पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके फादर को ये चीज़ डिस्कस करी थी। फादर ने कहा यार तुम अपना काम करो, मगर मेरे माइंड में था कि हम अगर यहीं पर सेट हो गए तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, क्योंकि एक समय ऐसा होगा फिर यहीं सेट हो जाएंगे, यहीं शादी हो जाएगी, माँ बाप मेरे वहीं रह जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये था कि नहीं, पेरेंट्स के लिए वापस चलना है। जब पापा ने बोला कि भाई स्कूल छोड़ो, तुम अपना काम करो, तो फिर आपके दिमाग के अंदर क्या आया? नहीं, ये समझाने की कोशिश की आपने? नहीं, हमने समझाने की कोशिश करी, उनको समझाया भी। और हम यहाँ पर आए थे, हमको याद है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे 2010 में, लास्ट में, वही 28 दिसंबर के आसपास, 2010 की बात है। आए थे तो जाते थे, फिर पापा से हमने बात कही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं और कुछ दिन हम यहाँ पर ये सेट कर देंगे, क्योंकि तब ये लगता था कि बिज़नेस सेट कर देंगे, चलता रहेगा, हम अपना मुंबई में जॉब करते रहेंगे। तो हम 2 महीने के लिए यहाँ पर हमने पापा से बोला, तो पापा ने हमको 12 जनवरी 2011 को मेरे फादर ने हमको फ़ोन किया कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो वाली बिल्डिंग रेंट पे मिल रही है। कौन सा स्कूल था वो? महर्षि में हम पढ़ते थे तब। अच्छा। सतप्रेमी नगर वाली बिल्डिंग में महर्षि स्कूल चलता था। तो जहाँ पर अभी ये सरस्वती के सामने है, वही बिल्डिंग की बात? वही बिल्डिंग। अच्छा। वही बिल्डिंग में, तब उसमें पहले महर्षि चलता था और उस स्कूल में हम पढ़ते थे, और उसमें उस समय मेरी प्रिंसिपल थी रत्ना खरे मैम। तो आज जो स्कूल में हम जिस ऑफिस में बैठते हैं उसी ऑफिस में बैठती भी थी और हमको मुर्गा भी बनाती थी। आज, पहले बनते थे, आज बनाते होंगे। आज नहीं बनाते, आज कानून इतना सख्त है कि आज तो बहुत कुछ है, लेकिन वही स्कूल हमारा था। तो फादर ने बोला वो बिल्डिंग रेंट पे मिल रही है, तुम एक काम करो कि तुम आ जाओ, हमने बिल्डिंग तो ले ली है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है हम करें क्या, तो तुम कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम फिर वहाँ से वापस आए और आए थे हम कुछ ही दिन के लिए कि हम सब सेट करके चले जाएंगे, मगर फिर वो होता है कि किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। बालाजी जो आपने नाम सोचा? नाम मेरे फादर ने सोचा था, क्योंकि बालाजी पब्लिक स्कूल मेरे घर पे चलता था। तो मेरे फादर ने कहा कि ये छोटे बच्चों का स्कूल है तो इसको बचपन बालाजी का बचपन कर देते हैं। अच्छा। उनके माइंड में कहाँ से आया हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही ये नाम दिया कि बालाजी का बचपन कर देते हैं, और फिर वो बालाजी का बचपन स्कूल स्टार्ट हो गया। तो जब आपके पिता ने कहा कि हमने बिल्डिंग ले ली है, मैदान खाली पड़ा है, आइए आप अपना काम करिए, तो उस समय आपने क्या सोचा? फाइनेंशियल, आप जैसा बता रहे हैं कंडीशन ख़राब थी, स्कूल शुरू करने के समय आपके पास में क्या बजट था? हम लोगों के पास पैसा नहीं था उस समय भी, जो मम्मी ने इधर उधर से बचा करके रखा था वो मम्मी ने शुरुआत में हेल्प करी। फिर मेरा एक फ्रेंड है अभी भी
अब पुलिस में है, अनूप जायसवाला उसका नाम है। उसने 50,000 रुपये, उसके फादर की उस समय डेथ हुई थी, तो उस समय वो अपना घर बनवा रहा था, तो उसके पास पैसा कुछ था, तो उसने 50,000 रुपये हम लोगों को दिया था। अच्छा। और यहीं पर एक दुकान से उसने कहा था कि हमको सीमेंट चाहिए होगी, तुम सीमेंट बोल देना, हमको लेता रहेगा और ये 50,000 रुपये तुम ले लो, यूज़ कर लो। तो जो मम्मी ने ये सेविंग, पुराना दोस्त था वही मारपीट वाला? नहीं, ये था मेरे पास, मतलब ये दोस्त मेरा पुराना दोस्त है और ये क्लास 4th से मेरे साथ है और आज तक मेरे साथ है। साथ मतलब पढ़ाई में भी रहा, मारपीट में भी रहा, हर तरफ रहा। दोस्त है हाँ। तो दोस्त मेरे सुख में था, मेरे दुख में था, मेरी तकलीफ़ों में था, हमेशा था। और एक दोस्ती की जो डेफिनेशन होती है उसने पूरी करी। तो 50,000 रुपये आपके हाथ में आ गए और आप बालाजी बचपन का जो बिल्डिंग था, जो आज हम लोग जिसको स्कूल जानते हैं, उसके गेट के ऊपर आप खड़े थे। फिर कैसे आपने स्टार्ट? 19 जनवरी 2011 को हमने पहली बार कदम रखा अपने फादर के साथ स्कूल में, और जाकर के स्कूल देखा। और फिर माइंड में था कि एक प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, एक ऐसा स्कूल जिसमें हम बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, एप्पल खिला देंगे, ई फॉर एलिफेंट में हाथी बुलवा लेंगे, ऊँट बुलवा लेंगे, घोड़े बुलवा लेंगे, ये सब करके। और हमने स्कूल को स्टार्ट किया और बहुत मेहनत करी। मतलब खुद रात में हमको याद है कि मेरे घर में एक लड़की थी, वो लेई बनाती थी और हम डिब्बे में लेई भर के जाते थे, खुद पोस्टर चिपकाते थे, घर घर में पोस्टर पैम्पलेट खुद डालते थे, क्योंकि तब उस समय इतना पैसा नहीं था कि हम हॉकर को किसी को पकड़ के हम पैसा दें। तो उस समय फिर हम घर घर जाकर के रात में, आज जिस अंकुर माथुर को लोग जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि यही अंकुर माथुर बालाजी बचपन का पोस्टर खुद से चिपकाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को पैसे खुद पोस्टर चिपकाते थे। मेरा फ्रेंड था कुशल, वो उस समय मेरे साथ था, मेरा साथ उसने दिया, और हम लोगों ने खुद जा करके घरों में पोस्टर डालना, लेई से पोस्टर चिपकाना, ये सब करना। और ये सब रात में करते थे और सुबह तक 3-4 बजे तक घर आते थे, 8 बजे तैयार होकर के फिर से बैठ जाते थे, क्योंकि तब कॉल आती थी एडमिशन के लिए। तो ये था कि फादर ने बोला था कि अगर पहले साल 25 एडमिशन कर लो तो हम ये मानेंगे तुमने जंग जीत ली। पहले साल हम लोगों ने 107 की 108 एडमिशन की। 107 एडमिशन की। जगह का भी फायदा हुआ कुछ? क्योंकि जगह का डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, जगह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे हमेशा से स्कूल चले, शुभ है वो, और अच्छी जगह है। देखिए, सारी कंडीशंस साथ होती हैं, केवल मेहनत नहीं, स्टार साहब के साथ होने चाहिए, परिवार साथ था, दोस्त साथ थे। जहाँ पर हमारा स्कूल है, विनय अंकल, राजेंद्र अंकल, हरीश अंकल, इन लोग मेरे साथ थे। काफ़ी इन लोगों ने एक अभिभावक की तरीके से मेरा साथ दिया और सभी लोगों ने साथ दिया। फिर पेरेंट्स जो शुरुआती दिनों में हम लोगों के साथ थे, उन्होंने अच्छा वर्ड ऑफ माउथ था। जैसे हमारी कंपनी जब मुंबई में थे तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से पेरेंट्स ने अच्छे फीडबैक और लोगों को दिए, वहाँ से बच्चे आए और फिर रात दिन हम लोगों ने मेहनत। तो आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बीच में आए होंगे कि आपका स्कूल सक्सेस हो रहा है तो उन्होंने देखा होगा, फिर टांग खींचने की भी कोशिश की होगी कि भैया इनका स्कूल आगे ना बढ़ पाए। ऐसे लोग, देखिए ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ऐसे लोग आए, बहुत लोगों ने कंप्लेन करी, बहुत कुछ किया कि ये ना हो वो ना हो, लेकिन अच्छे को आप कब तक दबाओगे? मेहनत करते रहे, बाकी पीछे पलट करके कभी नहीं देखा। टीचर्स ने मेहनत करी। शुरुआत में 5 बच्चे थे, 2 टीचर्स थे और उन लोगों ने खूब मेहनत करी रात दिन। मेरी सिस्टर ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ कंधे से, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तो स्कूल का सारा काम वो देखती थी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का लंच देखना, ये सब वो देखती थी और बाहर का सारा काम हम देखते थे। तो मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाया। उस समय आपके पास में कौन सी गाड़ी थी? उस समय शुरुआत में तो हमने, जब हम मुंबई से लौटे थे तो मेरे फादर ने एक हमको सेकंड हैंड गाड़ी दिलवाई थी, पैशन प्लस उस समय। फिर उसके बाद हमने फिर 2012 में एक गाड़ी खरीदी थी, अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, एक्टिवा खरीदी थी सफ़ेद रंग की। तो मतलब पैशन से पोस्टर चिपकाए जाते थे बालाजी बचपन स्कूल के? हाँ। फिर एक्टिवा तक का सफ़र उससे रहा। हाँ। फिर आगे कैसे आपने, जैसे कि आपने सोचा था कि छोटे बच्चों का शुरू करेंगे, फिर ये बड़े बच्चों में किस तरीके से आना? वो बच्चे धीरे धीरे देखिए क्या होता है ना कि एक सपने से दूसरा सपना जुड़ता है। जब मेरे पास लोग आए तो हमने ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा हो जाएगा और हमको वापस मुंबई नहीं जाना होगा। जैसे लोग आए, उन्होंने बोला कि हमको गाड़ी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, उनसे वादा कर लिया। फिर पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया था कि अगर तुमने किसी को वर्ड्स दी हैं तो उसको पूरा करो। तो अब चलो, अब गाड़ी लेनी है, अब ये लेना है। फिर
माइंड में थॉट्स आते रहे कि अब एक ऐसा फिट कराना है, अब हमको ये कंपटीशन कराना है, हमको ये अब फंक्शन कराना है। अब जब भी वो चीज़ें आए तो फिर यूँ है कि वो मेरे दिमाग की उपज थी और हम ही को कराना था। तो मतलब ये होता गया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें होती गईं और हमको फिर मुंबई जाना ही नहीं हुआ कि हम मुंबई जाएंगे। हम रुके रहे, यही मेहनत करते रहे और एक के बाद एक करते रहे। फिर ये हुआ कि बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, फिर धीरे धीरे करके ये एक माइंड में एक सेट हुआ कि हमको एक बाराबंकी में एक स्कूल बनाना है, इंटरनेशनल स्कूल। जब बनाने की बिल्कुल देखिए, सफलता और असफलता के बीच में ज़िंदगी भर आदमी खेलता है। हम इसीलिए पेरेंट्स से भी कहते हैं कि जीवन में हार बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जितनी बार हारोगे, जीतने की इच्छा उतनी ज़्यादा प्रबल होगी। तो उस समय की बात है कि जब बिल्कुल इंटरनेशनल बनाने की कगार पे थे, सब कुछ हो गया, तो कोविड आ गया, इंटरनेशनल नहीं बना पाए। लेकिन वो सपना है, बहुत जल्द वो भी पूरा होगा कि इंटरनेशनल बनाना है। तो जो पहला साल था उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ था कि बस बराबर बराबर पे काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए प्रॉफिट हमको याद नहीं इतना एग्जैक्टली कि प्रॉफिट हुआ, मगर हालत ये थी कि हमने जब पहला अपना फंक्शन कराया तो पहले फंक्शन में अब तो वो चेन नहीं पहनते हैं, उस समय गोल्ड की चेन पतली सी पहनते थे। तो हमको आज भी याद है कि जब हमारा फंक्शन होना था और हमको टेंट के पैसे और सब एडवांस करना था, क्योंकि तब तो कोई उधारी होती नहीं थी, तब तो हर आदमी एडवांस पे काम करता था कि पैसा दो तब काम होगा। तो हमको याद है हमने पहले साल भी अपनी चेन बेची। अच्छा, बेच दी कि ये चेन हमने बेच दी। मेरे यहाँ सलीम काम करता था, हमने उसको दी कि यार इसको बेच करके आओ और पैसा चाहिए, फंक्शन कराना है। फिर उसने जो है जाकर के मेरी सिस्टर को बताई ये बात कि भैया ने दिया है, उनको पैसे की ज़रूरत है। फिर मेरी सिस्टर ने कहीं से पैसे वैसे का इंतज़ाम किया, मम्मी अंकल किसी को बता करके, क्योंकि तब घर में कहते नहीं थे, बता करके फिर उसने पैसे दिए। फिर कुल मिला करके वो चेन वापस आई। वो चेन 3 बार बिकी, लेकिन वो किस्मत वाली चेन थी, फिर वो वापस आई। 3 बार फंक्शन के लिए बिकी कि अलग अलग कारण थे? स्कूल के ही कामों के लिए। अच्छा, स्कूल फिर जिंदगी स्कूल ही हो गई। मतलब आप ये सोच रहे थे कि कुछ भी चला जाए लेकिन मेरा स्कूल सक्सेस होना चाहिए, स्कूल सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का भविष्य जुड़ा था। हम किस क्लास तक पढ़ाएंगे ये एक अलग बात थी, लेकिन जब तक पढ़ाएंगे तब तक अच्छा पढ़ाएंगे, हम मेहनत करेंगे, क्योंकि तब लोगों का विश्वास था कि अच्छा होगा, बच्चों के साथ अच्छा करेंगे। और फिर ये नहीं था कि हमको यहाँ से पैसा कमाना है, और शिक्षा ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिससे पैसा कमाया जा सकता हो। इसमें यह है कि आप लगाते रहोगे और लगता रहेगा, आप मेहनत करते रहोगे और आप राइज करते रहोगे। अभी जो आपका स्कूल एक नामी स्कूल बन चुका है बाराबंकी के अंदर, जो टॉप 5 स्कूल आते हैं उसमें आपका स्कूल का नाम आता है। आज के समय में अंकुर माथुर कितना पैसा स्कूल से कमाते हैं? देखिए, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में कोई भी चीज़ आती है, जैसे कोई एक सामान नहीं है कि आपने ये कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ आप एस्टिमेट तो होगा, इतने दिन से आप कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप ये समझिए कि ज़िंदगी अच्छी चल रही है। हमको किसी चीज़ की अब जो चीज़ चाहिए थी वो चाहिए था संतोष, वो आज है। आज एक सेटिस्फैक्शन है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या हमने अच्छा काम किया है। और अब एक स्कूल से दूसरा स्कूल, दूसरे से तीसरा स्कूल किया। अब लगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, अब स्पोर्ट्स की दुनिया में कूदे, और एक अपना स्पोर्ट्स हब खोला हमने, अपना स्टेडियम एक बनाया। तो इस तरह करके मेहनत करते गए। ये कभी कैलकुलेट नहीं किया कि कितना पैसा आ रहा है, मतलब जो आ रहा था उसे में लगाते चले गए। मतलब ओवरऑल ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती गई और नई चीज़ें जुड़ती चली गई। हर दिन भगवान से यही माना कि बैंक में पैसा नहीं चाहिए, तो आज भी अगर कोई बैंक अकाउंट देख ले तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा आज भी। और ऊपर वाले ने फिर किसी चीज़ की कमी नहीं करी। देखिए, जब घर वालों का, गुरु का आशीर्वाद हो और लोग आपके साथ हों तो फिर संतोष था। मतलब फिर अब ज़िंदगी में ये नहीं था कि ये भी चाहिए, नहीं तो वैसे तो अगर हम सोचें तो ज़िंदगी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन संतोष आना ज़रूरी है। अच्छा, वो ज़रूरत से पहले आपका स्कूल चल गया, ठीक है, चलने लगा, पैसा जब आता है तो बहुत सारे सपने देखे होंगे आपने, हर आदमी देखता है, नेचुरल सी बात है। कौन कौन से सपने आपने पूरे किए? पहली गाड़ी कौन सी आपने ली? जैसा कि आपने बताया एक्टिवा। हाँ। एक्टिवा के बाद में दूसरी जो या तीसरी जो भी आपने कार ली, पहली कार ली, कब ली? ये हमने ली 2014 में। पूरा प्लान करके लिया था कि बस ऐसे गए कि भाई ये सपना था
और नहीं, वरना एक- गाड़ी उस समय बहुत ज़्यादा बहुत ट्रेंड होती थी। बहुत यंग थे। और हम हर एक लड़के का ये होता है कि उसके पास गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें हो। तो मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए और हमको एक कार लेनी है। तो उस समय फिर हमने वरना ली, मतलब बहुत उस समय लॉन्च हुई थी, अच्छी गाड़ी हुई थी, सब लोग उसको पसंद करते थे। तो फिर घर में नहीं बताया हमने, घर में नहीं बताया, हमने प्लानिंग करी कि हमको गाड़ी चाहिए है और वो ले करके फिर गाड़ी ले करके आए और फिर मम्मी पापा को गिफ्ट करी पहली गाड़ी अपनी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर स्कूल की गाड़ियाँ खरीदी, स्कूल की तो बस पापा खरीदी। मम्मी का क्या रिएक्शन था, मतलब बहुत गाड़ी खुश लेके थे। गए आप, क्योंकि आपने बताया नहीं था कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, उनको तो सीधा सरप्राइज ही मिल गया। आज तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ ली मम्मी पापा को कभी नहीं बताया, हर गाड़ी उनको गिफ्ट करी, क्योंकि जो कुछ है कितनी उन्हीं लोगों गाड़ियाँ ली फिर आपने टोटल? फिर एक और हमने वरना ली, फिर हमने इंडेवर ली, और अब मतलब स्कूल की गाड़ियाँ ली हमने। स्कूल की भी गाड़ियाँ जब जब ली हमने घर वालों को नहीं बताया। तो जब इंडिवर से आप चलते हैं, जाहिर सी बात है 50 लाख रुपए ये गाड़ी आती है, कार आती है, बहुत बड़े बड़े लोग इससे चलते हैं। ये भी मेरे दोस्त ने हमको गिफ्ट करी। अच्छा। हमारा दोस्त है हिमांशु, उसने हमको ये गाड़ी गिफ्ट करी। तब कोविड का समय था, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो ये था कि यार ऐसी बात चल रही थी कि क्या है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो ऐसी बात हुई तो हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया यार, उसने पूछा भैया आपकी, तो हमने कहा इंडेवर। फिर जो भी उसके दिमाग में आया, उसने 6-7 महीने बाद, हमको याद है, उसने हमको एक दिन फ़ोन किया कि भैया आइए, और जब हम गए तो उसने गाड़ी गिफ्ट कर दी। तो वो हो गया। मतलब ये है कि जीवन मतलब में अभी तक आप मम्मी पापा को गिफ्ट कर रहे थे, अब इंडिवर वाले दिन आपको शौक लग गया कि भैया ये लीजिए गाड़ी। हाँ, मतलब वही है कि ऊपर वाले से जो मांगा, जो चाहा, मेहनत करते गए, अच्छा काम करते गए, मिलता गया। जिस दोस्त के साथ में पहले आप पैशन प्रो के ऊपर बैठ के पोस्टर लगाते थे, आज उसी दोस्त के साथ में जब इंडिवर में बैठ के निकलते तो क्या चर्चाएं होती हैं? देखिए, अच्छा लगता है। पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, ये कभी छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आपके साथ आपके पुराने दोस्त आज भी हैं, आपके साथ वो लोग जिनके साथ आप बचपन में या पहले आप जिनसे बात करते थे, अगर वो दोस्त, वो साथ आपका आज भी है, तो आप आदमी ठीक हैं। और अगर आपके पुराने दोस्त आपको छोड़ चुके हैं और आपके साथ अब दोस्त नए बन गए हैं, तो वो नए भी दोस्त ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रहेंगे। एक अच्छे दोस्त की यही परिभाषा है। और दोस्ती की, देखिए, हम लोगों को जीवन में ऊपर वाले ने सारे रिश्ते खुद बना करके दिए। माँ बाप दिए, ताऊ, चाचा, ताई, फूफा, सब दिए हम लोगों को, वो ऊपर वाले ने दिया। एक रिश्ता जो हमको बनाना था वो दोस्ती का था। तो वो जब भी बनाए तो चुन करके बनाए, एक अच्छा दोस्त बनाए। और मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त, जैसे अब मेरा एक फ्रेंड गौरव है, वो मेरे साथ है, वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, और बीच में काम धाम के सिलसिले से दूर था। चर्चाएं क्या होती हैं जब आप निकलते हैं उसी रास्तों के ऊपर? तो कहते हैं कि भैया यही पोस्टर लगाया जाता था हम लोग। हाँ, हम लोग साथ में बात करते हैं। फिर जो कुशल है वो इस समय मुंबई में है, वो तो, और जब कभी भी होता है तो हम लोग सोचते हैं, उन बातों को याद करते हैं कि यार हम लोग ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी, आज हम लोग कहाँ पर हैं। और अच्छी बात ये है कि आज भी वहीं बैठते हैं। मेरे घर पे ही सब लोग रात में स्कूल में बैठते थे, आज भी हम लोग वहीं पर बैठते हैं। ना हम लोगों ने जगह चेंज करी। अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, आज भी नहीं भूले, अच्छा लगता है। अच्छा, आपने ब्रांचेस खोल ली, आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं आज के समय में। आपको संतोष मिला, आप जो पावर के पीछे भाग रहे थे, पावर के पीछे भागते भागते आप यहाँ तक पहुँच गए, तो वो पावर मिला कि नहीं मिला अभी आपको? नहीं, देखिए, ये बचपन की बात थी जो हम आपको बता रहे थे। अच्छा। अब धीरे धीरे समझ में आया कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे वो एक सेटिस्फैक्शन था। अच्छा। ये सेटिस्फैक्शन हर आदमी को अपनी एज में एक समय पर आना चाहिए और लोगों को मिलता है। मेरे हिसाब से सफलता की परिभाषा पैसे से तय नहीं की जा सकती। हमसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पड़े हुए होंगे जो पैसा कमाते हैं, गलत तरीक़े से कमाते हैं, लेकिन लोग उनको सफल व्यक्ति नहीं कहते हैं। सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से यही है कि आप, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, आज उनको छोड़ करके हम कहीं आज बाहर विदेशों में चले जाएं, मेरे माँ बाप यहाँ पर हों, और अगर हम अपने आप को सफल कहें तो हम सफल नहीं हैं। अच्छा, हर आदमी की अपना एक नज़रिया होता है कि वो सफलता कैसे देखता है। हम इसको सफल नहीं मानते। आज हम अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह रख रहे हैं। वो लोग जो मेरे साथ थे, आज बाराबंकी जहाँ के से हम थे, हम आज हम बाराबंकी को दे रहे हैं कुछ, हम अपने नेचर को कुछ दे रहे हैं, और हम सेटिस्फाई हैं। हाँ, वैसे तो अब पावर की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं है। अब लगता है कि पावर प्यार में है, इज्जत में है। हाँ, अब समझ में आई वो जो मूलभूत जो चीज़ थी
वो चीज़ थी कि वो प्यार मिलना चाहिए। वो पहला थॉट कब आया था पावर वाला, और आज आपकी एज क्या है? आज 38-39 के आसपास के होंगे। तब अब समझ में आ गया, 3-4 साल पहले आया कि अभी समझ में आया? नहीं, ये हमको समझ में आ गया करीब 7-8 साल पहले कि कि भैया प्यार होना चाहिए। आप ज़रूरत अपनी पूरी कर लो, क्योंकि कितना भी आपके पास बैंक में पैसा है, हमको राजा बन के मरना नहीं है, हमको राजा बन के जीना है। हम आज इतना कमाएं कि हम अपने शौक़ पूरे करें, अपने परिवार का, अपने लोगों का साथ दें। हमने बहुत पैसा कमा लिया और हमारे साथ के लोग, अगर वो मेरे साथ नहीं, जैसे जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे एक लड़का है सलीम, वो उसने मेरा बहुत साथ दिया। आज भी जब तक हम अपने घर नहीं चले जाते हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, मेरे साथ रहता है। तो ऐसे प्यार करने वाले लोग आपके साथ होने चाहिए। और अगर हमारे अंडर में या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, यदि वो दुखी हैं और हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत खुश हैं, तो सफलता का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने पूरा बता दिया किस तरीके से स्कूल, कैसा आपका पूरा जीवन स्टार्टिंग से अब तक रहा है। एक क्वेश्चन बाराबंकी के अंदर या कि ये पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गूंजता रहता है, स्कूल जो है, क्योंकि आप एक बालाजी जो ग्रुप ऑफ स्कूल है, आप उसके मालिक हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 2-3 साल के अंदर फीस जो है दुगना कैसे हो जाती है जो स्कूल से? देखिए, जो स्कूल ऐसा करते हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से आर्ट्स, जो भारत सरकार ने जो एक मानक तय कर रखा है कि 8 से 10% के आसपास आप फीस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ती है। जैसे मेरी बिल्डिंग रेंट पर है, तो हमारी मजबूरी है कि हमको रेंट हमारा बढ़ेगा। लाइट बढ़ रही है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। इवेंट्स जो हो रहे हैं वो आज जितने में हो रहे हैं कल उससे महंगे होंगे। हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है। 8-10% तो हम लोग समझते, पेरेंट भी समझते हैं, लेकिन एक कोरोना के बाद देखा कि मेरे किसी भी साल में ही डबल हो गई है बहुत मेरे सारे स्कूलों में फीस हर साल 7-8%, 10% के आसपास बढ़ती, इसके ऊपर नहीं बढ़ती। कुछ लोगों के मारे, जैसे होता है कि कुछ स्कूल जिन्होंने डबल कर दिए, जो बहुत बड़े स्कूल हैं, उन्होंने बड़ा कर दिया, तो ना उनसे कोई कुछ पूछ पाता है ना कह पाता है, और उसमें हमारे जैसे जो छोटे स्कूल्स हैं बेचारे वो भी पिसते हैं। तो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे स्कूल ऐसा करते हैं, सारी उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो किताबें हैं, पहले जो गवर्नमेंट्स की किताब आती हैं वो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की होती हैं, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक आप लोग के स्कूल में चलती हैं वो कभी 300, कभी 500, कभी 700 रुपये की होती हैं। और एक छोटे बच्चे का जो केजी नर्सरी में होता है उसका कोर्स जो है वो 5-6 हज़ार रुपये का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पूरे देश में एक एकल शिक्षा नीति होनी चाहिए जी। पूरे देश में एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी किताबें भारत सरकार खुद या वो एक अपॉइंट करे किसी एक वेंडर को, और सारी बुक्स एक जैसी प्रिंट करें, सारे स्कूल वाले, और उनको ये बोलें कि आपको यही एक किताब आपको चलानी है। तो जितने भी स्कूल हैं, अब पेरेंट्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छी किताबें चल रही हैं, कुछ में सस्ती किताबें चल रही हैं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये उसकी मारे कुछ स्कूल वाले, आप भी हो सकता है आपके यहाँ भी हो, कि वो हर साल पब्लिकेशन चेंज कर देते हैं जिससे बच्चों को नई किताब खरीदनी ही पड़े। बहुत से स्कूल वाले ऐसा करते हैं, बहुत से स्कूल वाले ऐसा करते हैं कि कोर्स चेंज हो रहा है। नहीं, हमारे पास जैसे 2 साल 3 साल में हमारी किताबें चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि आज अपडेट होते हैं, किताबें अपडेट होंगी। देखिए, एआई का ज़माना है, चीज़ें लगातार बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो ये है कि अपडेशन के लिए जब कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब जब बदलेंगे, किताबों में वो लिख करके आएगा, फिर से वो पुरानी किताबें होंगी, फिर वो चेंज होंगी, तो ये होगा। लेकिन अगर एकल शिक्षा नीति आ जाएगी पूरे देश में, तो ये वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। एजुकेशन सिस्टम एक हो जाए, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी वो बोर्ड हो, उस बोर्ड की सारी किताबें एक जैसी हो जाएं, तो ना ही किताबें बदल पाएंगी, ना ही किताबों के दाम बहुत ज़्यादा हो पाएंगे। अंकुर जी, जो है स्कूल वाले बदमाशी करते हैं, जैसे कि 9 से लेकर 12 तक का जो सीबीएसई बोर्ड है वो एनसीईआरटी बुक्स चलाते हैं। वो कहते हैं कि एनसीईआरटी से आप पढ़िए, लेकिन तब भी जो बाराबंकी के अंदर ही कुछ स्कूल हैं बड़े, वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अलावा भी 10 बुक लिख देंगे जिनका प्राइस होता है 800-900 रुपये। मतलब वो 10 बुक जो खरीदने जाते हैं पेरेंट्स, तो 8-9 हज़ार रुपये के हो जाते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे कमीशन। नहीं, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ का नियम आ जाएगा, अगर शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, तो सारे स्कूल वालों को ये काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से या सरकार की नीतियों के अगेंस्ट कोई नहीं जा पाएगा।
कोई नहीं जा पाएगा। तो उम्मीद करते हैं पेरेंट्स तो बहुत आवाज़ उठा रहे हैं और आप जैसे सारे स्कूल के मालिक नहीं होते हैं जो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। एक और बात है कि जो कोर्स होता है उसके ऊपर 10-20% कुछ से जो है डिस्काउंट देना चाहिए पेरेंट्स को, वो भी नहीं दिया जाता है। वो तो बुक सेलर बेच रहा है ना। स्कूल, देखिए स्कूल किसी चीज़ को सेल आउट तो नहीं कर सकता है। जो सेल करेगा वो बुक सेलर सेल करेगा, जो शॉपकीपर होगा वो करेगा। तो ये उसके ऊपर होता है, क्योंकि स्कूल किसी भी चीज़ को सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कूल वालों के पास जीएसटी नंबर थोड़ी ना होता है। स्कूल नहीं सेल आउट कर सकता है, ये वो करता है। और जो बुक सेलर होते हैं उन लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन जीएसटी नंबर के बगैर भी कमीशन लिया जाता है, ऐसा कई सारे वो स्कूल वाले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो स्कूल वाले लेते हैं। मगर क्या उस कमीशन को लेने से शिक्षा का विस्तार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नुकसान तो वहीं पर हो रहा है, वो चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे बच्चों का हो, या किसी का भी हो। तो वो चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं। अच्छा, तो अंकुर जी आपने ये बता दिया और स्कूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप और बहुत सारे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। कभी हम देखते हैं आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि आप जो है रक्तदान के लिए शिविर लगवा रहे हैं। कहीं पर आप, हमने सुना है कि आप कुछ बच्चों को गोद भी लेकर आपने रखा हुआ है, तो उसके बारे में भी लोगों को बताइए थोड़ा सा। देखिए क्या है कि जब हमने जैसे आपको बताया कि सफलता की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने कुछ अर्न कर लिया। सफल आदमी वो होगा जो सारी जिम्मेदारी समझेगा। जैसे हम बाराबंकी के हैं, हमने बाराबंकी ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमने बाराबंकी को क्या दिया है। सही है। ये सवाल अगर आदमी अपने आप से करेगा तो ये लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ में उतरेंगे। जैसे खेल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमको याद है कि छोटे छोटे कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। हमने जब हम आए लौट करके और हमने इतने साल बिताए तो हमको लगा कि अब टूर्नामेंट्स वगैरह अब ख़त्म हो गए। तो टूर्नामेंट्स हमको लगता है कि होने चाहिए, खेल होते रहना चाहिए। हमने जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बच्चे, जैसे हमने देखा रक्तदान एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमने उन 14 बच्चों को गोद ले लिया और उन 14 बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तभी भी वहाँ से जब डोनेशन होता है सब लोग डोनेट करते हैं। और ये एक अवेयरनेस है, क्योंकि कोई मशीन नहीं है जो एक खून बनाएगी, एक इंसान ही एक इंसान के काम आएगा। तो कोविड से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया। लगभग आज 5 साल हो रहे हैं कि हमने बच्चों को गोद लिया और उनके लिए हर महीने की 21 तारीख को रक्तदान कराते हैं, तो वो कराना चालू किया। फिर जैसे स्नेक रेस्क्यू करते हैं। हाँ, सांप वाला भी आप करते हैं? स्नेक रेस्क्यू करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी प्रकृति के लिए सांप बहुत ज़रूरी है और हमारे किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में सांप की पूजा भी होती है, लोग उसको पूजते भी हैं। तो अब ये होता है कि लोग जब सांप आता है तो सांप को देखकर मार देते हैं, लेकिन सांप की भी कोई गलती नहीं है कि वो इन जगहों पर इतना विकास हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं तो सांप कहाँ जाएंगे। और हमारे परिवेश में सांप का रहना ज़रूरी भी है। आप खुद रेस्क्यू करने जाते हैं या फिर? हम खुद रेस्क्यू करने जाते हैं। तो लोग बाराबंकी के, जैसे मान लीजिए किसी घर में सांप निकल आया, नहीं मिल रहा है, दिक्कत लग रही है, तो किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करें? मेरे नंबर पे लोग कांटेक्ट करते हैं, लगातार हमारे पास फ़ोन आते हैं। अच्छा। और हम रेस्क्यू करने जाते हैं। अगर हम उसके आसपास हैं और हम पहुंच सकते हैं तो हम 100% कभी पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि बाइट कर लिया हो किसी? काटा सांप ने 1-2 बार काटा, ऐसा नहीं है कि नहीं काटा, सांप ने काटा, लेकिन उन्हीं सांपों ने काटा जो नॉन वेनेमस थे। क्योंकि जो वेनेमस होते हैं उनके साथ हम इतनी ज़्यादा मतलब वो ढिलवाई नहीं रखते हैं, सेफ्टी के साथ करते हैं। तो अगर सांप ने कभी काट भी लिया, वो नॉन वेनेमस था, काट लिया तो काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप जो है बहुत ही नए विचारों वाले हैं, आपने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी के अंदर, बहुत दूसरे नज़रिए से ज़िंदगी को आपने देखा। आजकल जो पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर आ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ आ रहा है, कभी कभी क्या होता है ना पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, ना टीचर प्रेशर देते हैं, बच्चे खुद प्रेशर लेने लगते हैं। तो कहीं से भी जो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि हर एक जनरेशन में बच्चे वैसे ही थे। अच्छा। हम भी वैसे ही थे और आज के बच्चे भी वैसे ही हैं। बदलाव आया है पेरेंट्स में, पेरेंटिंग में। बदलाव यूँ आया है कि जो मेरे पेरेंट्स, या जिस समय आप और हम लोग छोटे थे और हम लोग वो पढ़ते थे, उस समय के पेरेंट्स में और आज के पेरेंट्स में, देखिए उस समय के पेरेंट्स बच्चों को डांटते मारते भी थे। जितने पेरेंट्स आज जिनके बच्चे हम लोग के स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना,
अगर आप उनसे पूछे तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको खूब डांटा मारा है। वो अपने माँ बाप की एक आवाज़ से हम लोग डांटे नहीं जाते थे, हम लोग मारे ही जाते थे। मारे जाते थे और आंखों से डर लगता था आंखों से कि डर लगता है। देख लिया पापा अगर खड़े हैं उधर तो भैया उधर से नहीं, फिर दूसरे रास्ते से दूसरे जाना रास्ते से है। जाना है। एक वो डर रहता था, माँ बाप का एक डर रहता था और प्यार भी रहता था, संतुलन रहता था। आजकल के ज़माने में क्या है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले होता था 2-3 बच्चे 4 बच्चे होते थे, आज क्या होता है, आज एक बच्चा है तो बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चे को पैम्पर कर रखा है, बहुत ज़्यादा बच्चे को दुलार कर रखा है, बहुत प्यार कर रखा है। तो बच्चे अब क्या है कि अब बच्चे पेरेंट्स की वो बात नहीं समझ रहे हैं। पेरेंट्स का विज़न बहुत बड़ा नहीं है। उनको ये लगता है कि उन्होंने एक अच्छे स्कूल में बच्चे को डाल दिया और उसकी फ़ीस जमा कर दी, अब सब कुछ सही चल रहा है। जबकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है सिर्फ एक अच्छे स्कूल में डाल लेने से। संस्कार बच्चा घर से ही सीखेगा। जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है संस्कारों को सीखने की। आज देखिए, आज गुरु शिष्य के बीच में जो एक इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, वजह यह है कि पेरेंट्स को ये मतलब नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स को मतलब ये है कि बगल वाला बच्चा क्या कर रहा है। कंपटीशन है कि आज वो बच्चा देखो ये कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि इस एज में मेरे बच्चे को ये आ जाना चाहिए। तो ये जो दबाव की आप बात कर रहे हैं, ये दबाव पेरेंट्स के द्वारा ही दिया गया है। और फिर स्कूल का दबाव, स्कूल का दबाव क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे बच्चे के इतने नंबर आ जाने चाहिए और बच्चा मेरा क्लास में फर्स्ट आ जाना चाहिए, सेकंड आ जाना चाहिए। अब जब स्कूल वालों को मालूम है कि भाई इनके पेरेंट्स आएंगे पूछेंगे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो भी बच्चे को डांट मार रहे हैं कि भैया पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो बच्चा हर एक तरफ से केवल सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि जो ये वक्त है, आगे आने वाले समय में जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये सारी नौकरियाँ चली जाने वाली हैं। बैंक कैशियर की जॉब चली जाएगी। आप देखिए, अब कितनी बार हम लोग अब बैंक जाते हैं, अब फ़ोन से ही ट्रांसफ़र होता है। पासबुक कितनी बार हम लोग अब जाते हैं अपडेट कराने, कोई पासबुक का नाटक नहीं रह गया। हम लोग अपनी पहले जाते थे, हम पासबुक अपडेट कराते थे, हिस्ट्री देखते थे। अब अपने सेल फोन में आप हिस्ट्री देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन कहाँ पर आएगी, पहले पूछताछ रहता था, अब पूछताछ वाला खत्म हो गया, कंप्यूटर आ गया। आप अपने फ़ोन पर देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन का डिब्बा कहाँ पर रुकेगा, कहाँ पर रुकेगा, कहाँ पहुँचा है, कितनी देर में पहुँचेगा, कितनी देर में पहुँचेगा, आप सब देख सकते हैं। आगे आने वाला वक्त बदल रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि केवल एजुकेशन से मतलब, केवल पढ़ाई से मतलब ना रखें, मतलब इससे रखें कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक स्किल भी डेवलप हो, बच्चा खेले भी, कूदे भी, और नंबर से कुछ नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी में जब तक हम पढ़े, हम कभी फर्स्ट नहीं आए, हम कभी सेकंड नहीं आए, कभी थर्ड नहीं आए। मैं भी सेकंड ही पास हुआ हूँ हर जगह के ऊपर, कभी नहीं हुआ क्लासेस में। मगर अब आप देखिए, एक समय हमको याद है जब हम शुगर मिल में थे, तब 60% अगर नंबर आते थे तो लड्डू बंटते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। आज 60% अगर किसी के नंबर आ जाएं तो उस बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होगा, लोग कहेंगे ये सबसे पढ़ाई में ख़राब है। आज 99.9%, 99.8% नंबर्स की सब लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि हमको चाहिए। और आज उसी होड़ में सब लोग परेशान हैं कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ रहा है, इतना इतना कोर्स है। अगर स्कूल नहीं पढ़ाएगा, जो हम भी सोच लें कि हम स्कूल कम, चलो हम कोर्स कम कर देते हैं, हमारे ही यहाँ से आज बच्चा निकलेगा, दूसरे स्कूल में जाएगा, वही पेरेंट्स हमसे आकर ये कहेगा कि लीजिए आपके यहाँ तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो जो दबाव स्कूल दे रहा है वो भी पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है कि आपके यहाँ बताइए ये नहीं करा रहे हैं, आपके यहाँ वो नहीं करा रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से उम्मीद करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन इतना प्रेशर नहीं करें कि बच्चा कुछ गलत अपनी ज़िंदगी में कर जाए। बालाजी ग्रुप जो है, इसको बाराबंकी के अंदर लोग तो जान गए हैं। अब आगे की क्या प्लानिंग है, किस किस सेक्टर में आप काम करने वाले हैं, या किसी दूसरे सिटी के अंदर भी बालाजी बचपन नाम का स्कूल हमें देखने को मिलेगा? देखिए, बालाजी ग्रुप अब करने ये वाला है कि हम लोग का जो एक ड्रीम था, जो शुरुआत से एक ड्रीम था मेरे इंटरनेशनल स्कूल का, बहुत जल्दी पहले बाराबंकी को वो एक स्कूल मिलेगा, बालाजी इंटरनेशनल। और उसके बाद जिस चीज़ में हम अब आगे बढ़ रहे हैं, या जो मेरी प्लानिंग है, वो हम समझ रहे हैं स्पोर्ट्स को। आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है हर एक पेरेंट के लिए, वो होने वाली है उसके बच्चे की जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आजकल सेलफोन में घुस गए हैं। बच्चों को सेलफोन से दूर करना है, ये एक मुहिम जो हम चला रहे हैं, और हमको अब इसको और बड़े स्तर पे चलाना है कि बच्चों से सेलफोन को दूर करना है। पेरेंट्स बच्चों को सेलफोन खुद दे देते हैं, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं। बच्चे, अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम आज बच्चे को बाहर भेजेंगे, बच्चा कुछ ख़राब सीख जाएगा। हम कहते हैं कुछ भी हो, लड़ाई करना सीखेगा, मारपीट करना सीखेगा, ज़रूरी है।
कम से कम इस आज आजकल आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ये चीज़ आ रही थी कि बच्चे स्कूल में बेहोश हो रहे थे। मेरे स्कूल में नहीं हुए और मुझे खुश हो जाना चाहिए, मुझे ये सही नहीं लगता है। मैंने फिर भी सोचा कि आखिर क्या वजह है जो ऐसा है। फिर वही मेरे स्टेडियम में बच्चा जो सुबह से लेकर शाम तक खेल रहा है, जो स्टेडियम बाराबंकी स्टेडियम में बच्चा सुबह से लेकर शाम तक खेल रहा है, वो नहीं बेहोश हो जा रहा है। रीज़न ये है कि हम लोग ने आजकल के बच्चों को कमज़ोर बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो खेल रहे हैं अपने फ़ोन में, घर के बाहर हम जाने नहीं दे रहे हैं। और जब घर के बाहर नहीं जा रहा है तो जो सबसे बड़ा लॉस है वो है सोशल रिलेशन का। आज हम लोग खेलते थे, लड़ाई हुई, खेल ख़त्म, लोग अपने अपने घर, अगले दिन फिर आए, फिर हाथ मिलाए, दोस्ती हुई। तो हम लोग ने सोशल रिलेशन अच्छे किए, सोशल रिलेशन अच्छे किए और दोस्ती दिमाग जो करी। है बिल्डअप होता था किस तरीके से कि लड़ाइयों को या फिर जो स्ट्रेस मतलब वो मानसिक तनाव आता है उसको झेला जाए, उसको झेला जाए। तो इस तरह करके लोगों ने सोशल रिलेशन हम लोग बनाना सीखते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जीत और हार हम लोग देखते थे। आज के बच्चे बाहर जाते नहीं हैं, अगर कोई बात होती है तो पेरेंट्स, जैसे बाहर दो बच्चों में लड़ाई हुई, पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर लेते हैं। हम लोग के घर वाले ये थे कि हम इन लोगों को मारते थे कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया, तुम जाओ फिर से उससे दोस्ती करो। और हम लोगों ने रिलेशन को मजबूत करना सीखा। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले वक्त की जो सबसे बड़ी नीड होगी वो स्पोर्ट्स होगा। और हम अब स्पोर्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। जैसे हमने किंगडम ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पर ओपन किया, ये कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें और हमारे यहाँ का कोई बच्चा ओलंपिक जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ये हमारा विज़न है कि हम यहाँ से बच्चों को पर मेहनत करें, बच्चे क्वालिफाई करें और हमारा बच्चा कोई ना कोई बाराबंकी का निकले और ओलंपिक गोल्ड जीते। ओलंपिक गोल्ड। चलिए, इस चीज़ के लिए तो भैया मैं भी आपके साथ हूँ और बाराबंकी के जो लोग हैं आपसे उम्मीद करते हैं और वो भी कामना करेंगे कि बाराबंकी से आप एक गोल्ड जिताएं। बिल्कुल। हम जब देखते हैं चाइना को, अमेरिका को, जापान को, जिनके पास इतने इतने गोल्ड होते हैं और हम लोग के पास एक गोल्ड होता है और पूरा देश खुश होता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि बताओ हम लोग ने गोल्ड नहीं जीता। मगर उसको जीतने के लिए हमको ये चीज़ बचपन से डिसाइड करनी होगी बच्चे की, क्योंकि केवल पढ़ करके बच्चा कुछ बन जाए ज़रूरी नहीं है। वर्सेटाइल कैरेक्टर होना चाहिए। एक अच्छा बच्चा खेल में भी अच्छा होगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, संस्कारों में भी अच्छा होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा। तो फोकस करना है कि हम बच्चे को बचपन से खिलाएं, अच्छा खिलाएं और ओलंपिक लेकर के जाएं और गोल्ड लेकर के आएं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अपनी पूरी जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की जो पूरी यात्रा थी आपके जीवन की, उसके ऊपर बात की। इसके अलावा मैंने 2-4 क्वेश्चन भी आपसे बहुत टफ पूछे। धन्यवाद। और बहुत सारे स्कूल वाले इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, खुल का जवाब दिया, ईमानदारी से जवाब दिया कि भैया हम नहीं करते, अगर ये चीज़ हो रही है तो गलत हो रही है, बिल्कुल, हम जो नहीं कर रहे गलत है तब भी वो गलत गलत हो रहा है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और दर्शक लोग बताइए कि कैसा लगा अंकुर जी का इंटरव्यू। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।